Hello everybody and welcome back in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। गाइस आज की क्लास में ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम छोटी छोटी शब्दों पे गौर करेंगे। जैसे व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, सोर्स ऑफ लैंग्वेज और एक भाषा का माध्यम क्या होता है, साउंड यानी ध्वनि क्या है, नंबर ऑफ साउंड्स यानी ध्वनि का प्रकार कितने होते हैं, कितने संख्या होते हैं साउंड्स का, लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर यानी अक्षर और अक्षर के प्रकार कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में भी हम डिफरेंस देखेंगे। देन हम वर्ड देखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड, एक शब्द को हम किस प्रकार से पहचानते हैं, हाउ टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टेटमेंट ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, सेंटेंस एंड क्लोज। देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। इतने छोटे छोटे शब्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू लर्न एन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी एक अंग्रेजी भाषा को हम कैसे सीखते हैं। एक भाषा को सीखने के लिए 4 माध्यम का हम यूज करेंगे, जहाँ पे LS, W और R। जहाँ L संबंधित है लिसनिंग से और S संबंधित है स्पीकिंग और राइटिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखावट की कला आनी चाहिए। जहाँ पे एक लैंग्वेज का माध्यम जो है साउंड होता है, साउंड के माध्यम से भी किसी लैंग्वेज को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो साउंड के माध्यम से बोलते हैं और दूसरे सामने वाले को हम कुछ न कुछ बताने का प्रयास करते हैं। जैसे साउंड में हम फीलिंग व्यक्त करते हैं या थॉट व्यक्त करते हैं या आइडिया को व्यक्त करते हैं। जब इसी साउंड को, जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं साउंड के माध्यम से, और उसे हम हार्ट सीट या किसी सिंबल के माध्यम से यदि हम हार्ट सीट पे उतारना चाहते हैं तो यानी शेप का सहायता लेते हैं। यानी यहाँ पे हम एक साउंड का माध्यम देखिए जो कि फीलिंग को व्यक्त करते हैं, थॉट को व्यक्त करते हैं और आइडिया को व्यक्त करते हैं। जब इसी साउंड को हम हार्ट सीट पे उतारने का प्रयास करते हैं तब इसे हम सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में 26 के नाम से जानते हैं, जो कि लेटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी लेटर के कॉम्बिनेशन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि एक सीरीज़ में होना अति आवश्यक है। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, जब अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भाषा यानी लैंग्वेज। यदि हम कहें कि सी नोस 3 अल्फ़ाबेट्स, इसका मतलब होता है वह 3 भाषा जानती है या उसे 3 भाषा का नॉलेज है। अब एक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहता अ सिस्टम ऑफ साउंड्स इन विच वी एक्सप्रेसेस आवर आइडिया, थॉट एंड फीलिंग इन आवर ओन वर्ड्स। सिस्टम का मतलब यहाँ पे एक माध्यम होता है, साउंड्स यानी ध्वनि, ध्वनि का एक माध्यम, इन विच जिसमें वी एक्सप्रेस हम व्यक्त करते हैं आवर आइडिया, थॉट एंड फीलिंग इन आवर ओन वर्ड्स इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। जब किसी भी ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचार को यदि व्यक्त करते हैं और सामने वाले को प्रयास करते हैं, वो कुछ न कुछ बताने का प्रयास करते हैं सामने वाले को, तो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब इसमें हम लैंग्वेज में हम एक लेटर देखें, अल्फ़ाबेट देखें, साउंड देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं साउंड क्या होता है। ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें तो ब्रिटिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 होते हैं, जिसमें पहला होता है वोकल यानी जिसकी संख्या 20 होते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 24 होते हैं, यानी टोटल यानी 44 होते हैं साउंड्स। डिफिनेशन देख लेते हैं। कहते साउंड्स इज़ वाइब्रेशन, यानी साउंड्स का उत्पत्ति जो होता है ये वाइब्रेशन के थ्रू होता है। करा दैट प्रोपोगेट्स एज अ ओकेस्टिक वेव्स, जो क्या करते हैं एक ध्वनि के माध्यम से एक तरंग उत्पन्न होता है
थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये माध्यम आपका या तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। इसके माध्यम से एक ध्वनि को हम यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। अल्फ़ाबेट का माध्यम क्या होना चाहिए? तो कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे पहली बात है कि एक अल्फ़ाबेट जो होगा वो सबसे छोटी इकाई होगा, और साथ ही साथ अरेंज्ड इन अ रॉ, और साथ ही साथ वो रॉ में अरेंज होना चाहिए। जैसे कि हम ए, बी, सी, डी, डॉट डॉट, जेड तक यदि हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक के बाद बी और बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस प्रकार से ये डॉट डॉट यहाँ जेड तक अरेंज किया हुआ है। इसका मतलब इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे हम। लेकिन यदि यही ए के बाद सी, सी के बाद ई या डी, इस प्रकार से ये जेड तक यदि अरेंज होगा तो इसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे हम। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई, विच इज अरेंज्ड इन अ रो, जो एक कतार में व्यवस्थित किया हुआ हो, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी सबसे पहली बात है कि अरेंज होनी चाहिए, और यूनिट ए से लेकर के जेड तक यानी जितने भी होगा एक क्रम में अरेंज किया हुआ होगा, उसी को हम यानी अल्फ़ाबेट कहेंगे। नेक्स्ट आपको लेटर क्या होते हैं? तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं इन्हें हम लेटर कहते हैं। यदि पार्टिकुलर यदि किया जाए, यदि सिर्फ ए की बात किया जाए या बी की बात किया जाए या सी की बात किया जाए, तो ए अपने आप में एक लेटर है, बी भी अपने आप में एक लेटर है, सी भी अपने आप में एक लेटर है। लेकिन ए से लेकर के यदि जेड तक की बात किया जाए तो ये लेटर नहीं कहलाएगा, ये अल्फ़ाबेट कहलाएगा। इस लेटर में देख रहे हैं कि 26 लेटर्स हैं, जिसमें ए से लेकर के ए, ई, आई, ओ, यू, इतने को हम यानी वॉवेल कहते हैं, जिसकी संख्या 5 होते हैं। और बी से लेकर के जेड तक जहाँ पे डब्ल्यू और वाई को छोड़ करके जितने भी हैं इसे हम कंसोनेंट कहते हैं, जिसकी संख्या 21-2 है। नेक्स्ट डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल कहते हैं, जिसे हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्ड। अब एक वर्ड होने के लिए क्या आवश्यक है, यानी व्हाट इज एसेंशियल फॉर बीइंग अ वर्ड। यानी वर्ड होने के लिए सबसे पहली बात है कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए। यानी एक शब्द लिखते हैं जैसे पेन, तो पेन में देख रहे 3 लेटर का प्रयोग किया गया है, PEN, और ये तीनों जो है एक कम्बिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैक्स कंप्लीट सेंस, और ये सब जो लिखा गया है इसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं टेबल, तो इसका अर्थ निकलता है यानी कोई न कोई इसका मीनिंग है, लेकिन इसी को ELBAT लिखा जाए तो इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं। तो एक शब्द होने के लिए यानी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होनी चाहिए, मैक्स कंप्लीट सेंस, और अपना ये पूर्ण अर्थ बताए, उसी को हम शब्द कहेंगे। डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का एक समूह जो एक अपना पूर्ण अर्थ बतावे, उसे हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपको हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में एक शब्द को हम कैसे पहचानते हैं। तो सेंटेंस में एक शब्द को पहचानने के लिए 2 सोर्स का हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम एक फैमिली के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे एक फैमिली को पहचानने के लिए एक रिलेशन का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जैसे रिलेशन में फादर होगा, मदर होगा, ब्रदर होगा एंड सिस्टर होगा। दूसरी है कि इसे एक रिलेशन से पहचानते हैं, दूसरा नेम से भी पहचानते हैं। नेम में जैसे यानी रिलेशन से यदि एक फादर है तो इसका नाम भी क्या होगा, जैसे राम। एक रिलेशन से जैसे मदर है तो इसका भी एक नाम होगा, जैसे सीता। एक रिलेशन से एक ब्रदर है जिसका नाम होगा लक्ष्मण। एक रिलेशन से जैसे सिस्टर है तो इसका नाम होगा जैसे उर्मिला। तो ये सब शब्द
यानी पहचानने के लिए हम सोर्स ऑफ का जो प्रयोग करते हैं वो होते हैं जैसे फैमिली। फैमिली में देखते हैं ढेर सारे सदस्य होते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, जिसे हम दो सोर्स से जानते हैं। एक रिलेशन होते हैं, दूसरा नेम होते हैं। नेम से जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, इसका एक एक प्रॉपर नेम हुआ, और दूसरा एक रिलेशन होता है। दो चीज़ से हम यानी संबोधित करते हैं। उसी प्रकार से एक सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम यानी इन्हीं सोर्स का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं एक नेम से और दूसरा रिलेशन से। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस में देखते हैं शब्द की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी यहाँ पे शब्दों की संख्या यानी 10 है, जिसमें अब इसको आइडेंटिफाई करना है। नाम से हम इंडिया को इंडिया ही बोलते हैं, लेकिन ग्रामर के रिलेशन में इसे हम नाउन बोलते हैं। इज को हम इज बोलते हैं नाम से, लेकिन रिलेशन में ये एक वर्ब है। कैसा वर्ब है वो हम आगे देखेंगे। वन यानी नाम से हम वन बोलते हैं, लेकिन रिलेशन में ये एक प्रोनाउन है। ऑफ नाम से ऑफ बोलते हैं, लेकिन ये रिलेशन में एक प्रेपोजिशन है। द जिसे हम नाम से द बोलते हैं, लेकिन रिलेशन में ये एक आर्टिकल है। डेवलपिंग डेवलपिंग एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो एक वर्ब है। अब यहाँ पे या तो V3 या V4, ये किसी भी सेंटेंस में आता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये यूज नहीं होगा, जहाँ पे डेवलपिंग V4 के फॉर्म में है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और इसे मेन वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्री है। कंट्री एक नाउन है, इन एक प्रेपोजिशन है, द एक आर्टिकल है और वर्ल्ड जो है एक नाउन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये नाम और रिलेशन से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसमें यहाँ से नाउन से लेकर के यानी इंटरजेक्शन के अंदर की जो भी पार्ट है, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, यही या इंटरजेक्शन, इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एक देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का भी फंक्शन वही है और आर्टिकल का भी फंक्शन वही है। एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों नाउन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस को हम एक नेम और रिलेशन से आइडेंटिफाई किए। अब कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या कितने होते हैं? तो शब्दों की संख्या 8 होते हैं, जैसे कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का यदि हम नामांकन करते हैं तो वही नाम जो है नाउन कहलाता है। सेकेंड है प्रोनाउन, यानी रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्लेस पे यदि जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। थर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है। इसी जगह एडजेक्टिव में हम सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जो कि ए, एन और द होता है। नेक्स्ट है आपको वर्ब एक एक्शन वर्ड है। सेकंड है नेक्स्ट है आपको एडवर्ब, जो कि क्वालिटीज ऑफ वर्ब है, जो कि वर्ब का क्वालिटी। एक वर्ब और एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है जिसका विशेषता एक एडवर्ब बताता है। एडवर्ब ना कि एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन छोड़ करके जितने भी बचे हुए शब्द है सबको क्वालिफाई करता है। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, जो कि क्या करता है कि रिलेट करने का काम करता है, यानी रिलेट करेगा किसका, नाउन या प्रोनाउन का ही रिलेट करेगा एक दूसरे से, यानी रिलेशन बताएगा वहाँ पे। नेक्स्ट आपको कंजक्शन, जो कि कनेक्टिंग वर्ड है, कि कनेक्ट करने का काम करता है। एक इंटरजेक्शन है, जो कि सडन फीलिंग है, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे यदि हमारे मन मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं जिसको हम व्यक्त करते हैं, वही इंटरजेक्शन कहलाता है। अब एक एक करके हम नाउन से देखते हैं
कि कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जैसे किसी भी व्यक्ति और वस्तु और स्थान का हम नाम रख देते हैं। जैसे हम पेन बोले तो ये भी एक नाउन है, टेबल बोले तो ये भी एक नाउन है, चेयर बोले तो ये भी एक नाउन है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जिसमें सी क्या है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है, गर्ल यहाँ पे एक नाउन है। अब ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक नाउन है, इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। सपोज कि इसका एक नाम यानी प्रिया है। जब हम गर्ल की बात करते हैं तो ये कॉमन नाउन है, और प्रिया शब्द ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का यदि नामांकन कर देते हैं तो वही एक नाउन कहलाता है। सेकेंड देखिए प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन रिप्लेस ऑफ नाउन। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी इसी स्थान पे हम कह सकते हैं कि राम रीड्स अ नॉवेल। यानी ये नॉवेल, ये भी क्या है, एक बुक का नाम है, जो कि यहाँ पे कॉमन यूज किया गया, यहाँ पे प्रॉपर यूज किया गया है। यहाँ ये भी क्या है, एक नाउन है जो कि प्रॉपर यूज किया गया, यहाँ पे इसका प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, यानी इसी नाउन के प्लेस पे हम इस प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है आपको एडजेक्टिव। जैसे किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं कि राधा इज अ लेबोरियस गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल शब्द एक नाउन है, और लेबोरियस ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए यहाँ पे आर्टिकल है, इज यहाँ पे वर्ब है, और राधा यहाँ पे नाउन है। अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम है कि नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। सपोज कीजिए एक यहाँ पे वर्ड लेते हैं शर्ट, यानी शर्ट सिर्फ शब्द बोलते हैं तो इससे कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन यही चीज़ स्थान पे यदि बोल दे रेड शर्ट, यानी इस शर्ट का एडजेक्टिव यहाँ पे रेड हो गया, या वाइट बोल दे तो वाइट भी क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, या ब्लू बोल दिया जाए तो ब्लू भी क्या हुआ, इसका एक एडजेक्टिव हुआ। यानी किसी भी नाउन के पहले यानी एडजेक्टिव आता है या बाद में भी आता है, और वो नाउन को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ही ड्राइव्स अ कार। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स यहाँ पे वर्ब हो गया, कार यहाँ पे नाउन आया, और नाउन जो है विदाउट एडजेक्टिव आता नहीं है, तो सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया। तो ड्राइव शब्द यहाँ पे एक वर्ब है जो कि एक्शन वर्ड है, यानी कुछ न कुछ करने की बात हो। जैसे कहते ही ड्राइव्स अ कार, वह क्या चलाता है, तो कार चलाता है, तो कुछ न कुछ करने की बात होता है। तो डूइंग वर्ड जो होता है ये एक एक्शन वर्ड होता है, यानी वर्ब जो भी होते हैं वो एक्शन होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ न कुछ ऐड करने का काम करेगा। जैसे कहते हैं सी राइट्स वेल। यहाँ पे राइट शब्द एक वर्ब हुआ, और वेल शब्द यहाँ पे एडवर्ब हुआ, जो कि लिखावट की में कुछ न कुछ ऐड कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे कि प्रिपोजिशन एक
रिलेटिंग वर्ड है जो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे रिलेट करता है। जैसे कहते हैं द पेन इज द पेन इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे द पेन यहाँ पे एक नाउन है, टेबल भी एक यहाँ पे नाउन है, और इस टेबल और पेन के बीच में एक ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। यदि हम इस प्रेपोजिशन को हम रिमूव कर दें, जैसे लिखे द पेन इज डैश द टेबल, जैसे द पेन इज द टेबल, इसका मतलब हुआ जो कलम है वही टेबल है। इसका मतलब ये रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका मतलब है कि एक पेन है जो इस टेबल पे है, ये चीज़ बता रहा है। लेकिन जब हम ऑन यदि हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो ये दोनों को रिलेट नहीं कर पाता है। यानी प्रीपोजिशन का काम है कि दो नाउन के बीच में आकर के दोनों नाउन को क्या करेगा, रिलेट करेगा। जैसे कहते हैं द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। अब यहाँ पे एक फ्रॉग जो कि एक नाउन है, वेल शब्द यहाँ पे ये भी एक नाउन है, और जम्प्ड जो है यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एक्शन वर्ड यहाँ पे। एक मेढक है जो कि कुआं में कूद पड़ा है, लेकिन यहाँ पे कुआं में इस शब्द को बताने के लिए एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पे यूज करना होगा। जैसे हम इनटू का प्रयोग करते हैं, तो एक फ्रॉग है, दूसरा यहाँ पे वेल है, दोनों नाउन को यहाँ पे यानी रिलेट करने का काम ये प्रीपोजिशन किया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कंजक्शन। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक कंजक्शन वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है यहाँ पे इफ़। इफ़ को हम इधर भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे करके कि आई शैल टीच यू इफ़ यू कम टू मी। या कह सकते हैं इफ़ सी goes to आगरा सी विल सी द ताजमहल। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। यानी दो सेंटेंस है, एक है सी विल सी द ताजमहल, और सेकंड सेंटेंस है सी गोज टू आगरा। यदि वो आगरा जाती है तो ताजमहल वो देखेगी। यहाँ पे इफ़ एक कनेक्टिंग वर्ड है जो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर एक सेंटेंस और लेकर के देखते हैं, जैसे कहते हैं राधा इज इंटेलिजेंट बट पुअर। अब देख रहे हैं दो एडजेक्टिव है यहाँ पे, दो एडजेक्टिव को भी क्या किया है, एक बट एक कंजक्शन है जो कि कनेक्ट करने का काम किया है यहाँ पे। यानी कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो एक दो शब्द यानी सेंटेंस और फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। जैसे कहते हैं हुर्रा वी हैव won the मैच।
यानी हुर्रा यहाँ पे खुशी व्यक्त करते करते वी हैव वॉन द मैच, यानी हम लोग मैच जीत लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सडन, यानी अचानक क्या होता है, फीलिंग व्यक्त होता है, यानी हैप्पीनेस का फीलिंग व्यक्त होता है, और वो भी विदाउट थिंकिंग, यानी इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे पार्ट्स का मतलब होता है खंड, ऑफ का मतलब काके की, और स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट है, यानी कथन। यानी जो कुछ भी हम कहते हैं उसका यदि हम खंडन करते हैं, भाग में व्यक्त करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वही उसका पार्ट्स हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसे खंडित कर दिए। और इस पार्ट को यदि देखा जाए तो प्रिया शब्द है जो कि एक नाउन है। इस शब्द को देखा जाए तो ये एक वर्ब है, ये एक आर्टिकल है, वेरी यहाँ पे यानी एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, गर्ल यहाँ पे नाउन है। अब इसी स्पीच को, एक स्पीच है जो कि प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, जिसे हम क्या किए, पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन यानी खंडित कर दिए, और खंड करके अलग अलग करके आइडेंटिफाई करने का प्रयास किए, तो सबका एक अलग अलग यानी रिलेशन और नाम हो गया यहाँ पे, और सबको एक साथ कनेक्ट करके यानी एक स्पीच हम यानी तैयार किए, जो जिसे हम यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब है डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज, यानी प्रयोग के आधार पे यदि किसी भी सेंटेंस को हम पार्टीशन करते हैं, अलग अलग करते हैं, खंडित करते हैं, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो एक सेंटेंस होने के लिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिस प्रकार से एक लेटर को देखें कि एक शब्द होने के लिए अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होना अति आवश्यक था, उसी तरह यहाँ पे एक सेंटेंस होने के लिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना अति आवश्यक है। दूसरा है कि कंप्लीट मीनिंग हो, यानी एक सेंटेंस होगा जो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देगा, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल प्रिया वेरी इज गर्ल अ। इसका मतलब है सेंटेंस तो लग रहा है लेकिन इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है कि प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे एक इसका अर्थ निकल रहा है, सेंस दे रहा है, यानी अरेंजमेंट भी किया हुआ है वर्ड्स का, साथ ही साथ कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, तो इसे हम सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, यानी शब्दों का एक समूह जो एक अपना पूर्ण अर्थ बतावे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये शब्दों का समूह है जो एक अपना पूर्ण अर्थ बता रहा है, यानी इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज एसेंशियल फॉर बीइंग अ सेंटेंस एंड क्लोज। एक सेंटेंस और क्लोज होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या एक सेंटेंस को क्लोज बोलेंगे या एक क्लोज होगा उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। तो एक सेंटेंस और क्लोज होने के लिए यहाँ पे देखते हैं एक सब्जेक्ट और वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, दूसरा एक वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अंजलि राइट्स। अब यहाँ पे एक सेंटेंस तो लिखा हुआ है कि अंजलि लिखती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि आखिर क्या लिखती है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर जो है अपने आप में फुलफिल है ही नहीं, यानी इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तुरंत जस्ट हम सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखे हैं कि क्या हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और एक कंप्लीट सेंस देनी चाहिए, तभी जा कर के हम उसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एक सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तब जाकर किसे सेंटेंस कहेंगे, और कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। कहते हैं अंजलि राइट्स अ लेटर, अंजलि एक पत्र लिखती है। इसका मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर हुआ, इसे हम, या दूसरी बात यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक सेंटेंस है, दूसरा क्लॉज है। तो इसे सेंटेंस किसे कहेंगे और क्लॉज किसे कहेंगे। सेंटेंस उसे कहेंगे जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, साथ कंप्लीट सेंस देगा, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन क्लॉज होने के लिए
ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड होना चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, वो क्लॉज कहलाता है। यानी इस सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्लॉज कहेंगे। सेंटेंस के लिए यानी कंप्लीट सेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड होना आवश्यक है। तो एक सेंटेंस जो होगा वो क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि एक क्लॉज सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, जो कि क्लॉज का पार्ट है यहाँ पे। इसीलिए एक सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। यानी दुनिया के सारे सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। याद रखिए कि जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म में हो, तो ये मेन वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी लेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब हो या ना हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि ही इज गोइंग टू पटना, इसी से कहते हैं ही गोइंग टू पटना। यहाँ पे दो सेंटेंस लिए जो कि यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है, और इसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब है वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, और ये सेंटेंस आपका सही होगा। क्योंकि जब भी मेन वर्ब आता है यानी V3 या V4, तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा ही। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। तो डूअर जो होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे कहते हैं एक राइट शब्द एक वर्ब है, लेकिन इसी में WRITER लगा दें, यानी किसी भी वर्ड में OR या ER जोड़ करके इसे हम यानी पोजेशन यानी ऑनरशिप हम व्यक्त कराते हैं, यानी वो डूअर हो जाएगा यानी ऑनर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राइट का राइटर लिखे, रीड का रीडर लिखते हैं यानी पढ़ने वाला, टीच का टीचर लिखते हैं, है ना। उसी प्रकार जो कुछ करने वाले होते हैं यानी एक्टर जो होते हैं वही यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाता है। और एक सेंटेंस का टू पार्ट्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द होते हैं यानी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो आपको प्रीडिकेट कहलाता है। जैसे करा द वर्ड यानी वह शब्द, या अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के यानी सब्जेक्ट छोड़ करके सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट्स होता है सेंटेंस का, करा दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और जो एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताने का प्रयास करे, इज कॉल्ड प्रीडिकेट, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे कि कह रहा है अंशु राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड, अंशु अपने दोस्त को एक पत्र लिखती है टू अटेंड BCA क्लास इन टाइम, कि BCA क्लास समय के अंदर यानी अटेंड कर ले। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये जितने भी पार्ट्स हैं ये पार्ट्स प्रीडिकेट कहलाता है, यानी ये पार्ट जो है आपको सब्जेक्ट कहलाया और ये प्रीडिकेट कहलाया। अब यहाँ पे ये लिखने वाला काम, राइटिंग एक्टर का काम यहाँ पे
यानी अनु कर रही है। नेक्स्ट जो है, राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड टू अटेंड BCA क्लास इन टाइम। ये सेंटेंस जो है कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर रहा है कि ये काम कौन कर रहा है, तो ये अनु कर रहा है। यानी सब्जेक्ट जो होते हैं वो डूअर होते हैं और प्रेडिकेट जो होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता है। तो ये था आज के क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक देखेंगे। आपका 2 से 3 क्लास आपका बेसिक होगा, उसके बाद हम नाउन चैप्टर जो कि आपका BCA फर्स्ट सेमेस्टर का यानी सिलेबस कोर्स है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा।